हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे 10th क्लास का। और आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमने लास्ट क्लास समझ लिया था कि ओम्स लॉ जो है वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप ओम्स लॉ से मिलता है और वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप से एक कांस्टेंट वैल्यू निकलती है, वो है रेजिस्टेंस। आइए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, क्या समझते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर से? हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of a conductor that opposes, resistance हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है that opposes the flow of charges through the conductor। जब चार्ज एक कंडक्टर से फ्लो करना चाहता है, जब इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हमने ज़्यादा पढ़ा कि प्रोटॉन ज़्यादा चलते नहीं, एक कंडक्टर से फ्लो करना चाहते हैं, इस एंड से इस एंड तक आना चाहते हैं, तो उनको रास्ते में कुछ रुकावट, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ अपोजिशन मिलता है। उस अपोजिशन को हम नाम दे रहे हैं रेजिस्टेंस। ये हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस अपोजिशन है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को मिलता है। ओम्स लॉ में हम ये पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस V/I इसका फॉर्मूला होता है, मेजर ओम में किया जाता है और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। मीन्स अगर आप V को बढ़ाएंगे तो I भी उसी रेशो में बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातें और भी हम पढ़ चुके हैं कि ओम्स लॉ का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये थीटा जो स्लोप है वो आपको रेजिस्टेंस देगा। आज मेनली हम डिस्कशन रेजिस्टेंस पर रखना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है। ये कहाँ से आया? क्या कंडक्टर के अंदर कोई चीज़ है जो ये रेजिस्टेंस बन गई है? आंसर है नहीं। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना, यही रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करते, ये रैंडमली मूव करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ से इधर आ जाए। इनका मोशन बड़ा ही रैंडम होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करते, दे मूव रैंडमली। रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ जाए एंड फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन ये पाथ चूज़ करे और फिर कहीं और चूज़ करे। इसी तरह से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसा पाथ चूज़ कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन बड़ा रैंडम होता है रूम टेम्परेचर पर। जब आपने खासतौर पे कोई सोर्स या कोई पोटेंशियल नहीं लगाया तो ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। बाद में भी करते हैं बट एक्स्ट्रा एक वेलोसिटी और ऐड अप हो जाती है। इस रैंडम मोशन की वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, स्ट्रेट तो जा नहीं रहा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या दूसरा एटम जब इसके रास्ते में आएगा तो इससे कोलाइड करेगा। मे भी कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस पाथ पे चलेगा, ऐसे जाएगा, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इनमें कोलिजन्स होंगे। अगर तो इनका पाथ बड़ा स्मूथ होता, सीधे सीधे चलते, तो शायद ये कोलिजन्स नहीं होती। तो ये कोलिजन ही जो है ये मेन कॉज है, ठीक है। तो अगर आप रेजिस्टेंस का कॉज लिखना चाहें और इसी से सारी चीज़ आप समझ सकते हैं, तो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस आखिर पैदा कहाँ से हुई? ये मत सोचना कुछ अंदर चीज़ है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज़ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम ड्यू टू, एंड द रीज़न इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन बड़ा रैंडम है ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोलाइड करते हैं और उसी वजह से ये रेजिस्टेंस पैदा हो गया। तो हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा? आंसर, जब तक कोलिजन रहेगा रेजिस्टेंस भी रहेगा। क्या ओके, तो कोलिजन के पीछे क्या वजह है? कोलिजन के पीछे वजह है आप रेजिस्टेंस पीछे वजह है कोलिजन। कोलिजन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, बैटरी या सेल लगाने पर बस थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है, ये मैंने शायद बताया था आपको पहले भी, अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था
ये तो करेगा, ये तो छोड़ता नहीं, साथ साथ में थोड़ा ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो वो ड्रिफ्ट की वजह से सरकते सरकते करंट बना देता है, ड्रिफ्ट करंट होता है, पर रैंडम मोशन नहीं छोड़ता। आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए या ना लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस हो या ना हो, हमेशा रैंडम मोशन तो अपना करेगा और उससे कॉलिजन्स होंगे, ठीक है ना। और जब जब कॉलिजन होंगे तब तब रेजिस्टेंस आएगा। चलिए आगे समझते हैं, अभी और डिस्कशन चलते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं आखिर जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends। ठीक है, कुछ तो फैक्टर्स होंगे। अब आपको समझ में आ गया, कॉलिजन की वजह से जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो सोच के देखिए, अगर एक कंडक्टर की लेंथ इतनी है, इलेक्ट्रॉन को A to B जाना है और कंपैरेटिव लेंथ को हम बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स का क्या होने वाला है, बट ऑब्वियस बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर, रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे ही आप लेंथ को न्यू लेंथ 12 करते हैं, न्यू रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा, और लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कोलिजन का कंसेप्ट। भाई लंबी लेंथ हो गई तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली। तो अगर हमें कहीं पर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो हम लेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटाना हो सकता है तो हम घटा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आप फिर कंसीडर कीजिए, एक वायर है जिसकी थिकनेस, एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है, कंपैरेटिवली एक ऐसी वायर है, चलो लेंथ सेम रख लेते हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से पास होना आसान रहेगा, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे। तो रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस स्ट्रेट अवे आधा, हाफ हो जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह से अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, 2R हो जाएगा। नोट कीजिए, रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन के। ये नहीं दिख रहा तो इसको यहाँ, अगर आप हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस ट्वाइस हो जाएगा। इसी में आप एरिया में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को πr² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन का एरिया π×r²। अब आप देखिए, अगर रेडियस को आपने डबल किया, डबल तो पावर 2 भी है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 1/4 टाइम यहाँ पर r का। तो एरिया और रेडियस में डिफरेंस है। अगर आपने रेडियस को डबल किया तो रेडियस 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम हो जाएगा। तो दोनों रिलेशनशिप आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड है, रेजिस्टेंस जिस फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर टेम्परेचर। या अभी प्रोपोर्शनल लिखिए, आप लिखिए डिपेंड्स ऑन, क्योंकि मेटल्स और सेमीकंडक्टर में थोड़ा बदल जाता है, तो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर हम मेटल की बात करें, मेटल्स में हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थर्मल वेलोसिटी से मूव करेंगे, एज ए रिजल्ट कॉलिजन बढ़ जाएगा। कॉलिजन बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आपके दिमाग में कॉलिजन थ्योरी आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया था, ज़्यादा कॉलिजन्स हो गए थे, यहाँ पर एरिया बढ़ गया, कॉलिजन्स कम हो गए, इसलिए इन्वर्सली यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके रैंडम मोशन बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। फोर्थ फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर, अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर। आपने कंडक्टर कैसा लिया है, उसका नेचर कैसा है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक सेटअप कैसा है, इस पर भी ये बात डिपेंड करती है। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर। सबका अलग अलग है। आप जानते हैं कि अगर कोई मेटल्स हैं, ठीक है ना, या कंडक्टर्स जितने भी होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, और जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैं फिर आपको कहूँगा, अपने दिमाग में कॉलिजन्स वाले इकोलॉजी को रखिए।
कोलिजन्स के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होने से कम होगा। लेंथ बढ़ा दी, कोलिजन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। ओके, कई बार हम सोच रहे थे रेजिस्टेंस कुछ अंदर कंडक्टर के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो ही रेजिस्टेंस को पैदा करता है। ओके, नोट कीजिए और देखते हैं इसके बारे में। ओम्स लॉ से जो कांस्टेंट मिलता है वो रेजिस्टेंस है। कांस्टेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओम्स लॉ का स्लोप सेम होता है, ठीक है, स्लोप बदल जाएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सेमी कंडक्टर्स वगैरह जो होते हैं, वो उनका ग्राफ ऐसा जाता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता नॉन ओमिक कंडक्टर्स। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में ही बात करते हैं। रेजिस्टेंस अभी हमने देखा कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। वी हैव सीन दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलिए कंबाइन करते हैं, क्या मिलेगा? विल सी रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, this constant rho, symbol is rho, name is resistivity। एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी। आपकी बुक्स वगैरह में ये कई जगह स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बना, R इज इक्वल टू rho L बाय ए, वेयर rho इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, rho इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, थोड़ा इसकी यूनिट वगैरह निकालते हैं। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलने वाला है rho इज इक्वल टू R इंटू rho इंटू एल। फिर से लिख देता हूँ, rho इंटू एल इज इक्वल टू R इंटू ए एंड rho इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ से इसकी SI यूनिट की बात कर लें, अभी मैं आपको और क्लियर करता हूँ ये क्या टर्म है। SI यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस शुड बी इन ओम, एरिया शुड बी इन मीटर स्क्वायर, लेंथ शुड बी इन मीटर। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, चलिए रेजिस्टिविटी आखिर क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन रेजिस्टिविटी? समझे कैसे है क्या ऑफ कंडक्टर? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस तो बदल जाएगा, लेंथ आप बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस चेंज होएगा, एरिया आप चेंज करेंगे रेजिस्टेंस चेंज होएगा, लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती नहीं है, जो फिक्स्ड है, जो फंडामेंटल है, वो क्वांटिटी रेजिस्टिविटी। जैसे आप अगर एक वायर ले लें जिसका कंडक्टर, जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ओके, इस फॉर्मूला से देखिए, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है, आप यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उस टाइम पर वो जो रेजिस्टिविटी ऑफर करेगी गोइंग थ्रू दिस फॉर्मूला, दैट इज rho इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। सो rho इज इक्वल टू R। सो रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टेंस के ही इक्वल है न्यूमेरिकली, दोनों के यूनिट्स तो अलग हैं, लेकिन ये एक खास कंडीशन पे निकाला, इसको ना, हाँ, खास कंडीशन पे निकाला गया रेजिस्टेंस है, और इसको कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। मतलब स्पेसिफिक मतलब एक खास कंडीशन पे निकाला गया रेजिस्टेंस। अदरवाइज रेजिस्टेंस तो लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, एरिया के साथ भी बदल रहा है, लेकिन एक खास कंडीशन अगर आपने कर ली कि नहीं, हमें तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यूनिट रखना है, यूनिट मीटर स्क्वायर में, और लेंथ भी 1 मीटर रखनी है, उस खास कंडीशन के अंदर उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो रेजिस्टिविटी है। अगर आपने वो कंडीशन नहीं रखी तो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टिविटी एक खास कंडीशन पर निकाला गया मटेरियल है। आपको कंपेयर करना है कॉपर को एल्युमिनियम को। अगर आप लंबा टुकड़ा कॉपर का ले लेंगे, एल्युमिनियम का छोटा ले लेंगे, मोटा पतला ले लेंगे, तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो उस कंपेरिजन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का ही यूनिट लेंथ का और यूनिट मीटर स्क्वायर का एक कंडक्टर लेते हैं, और उस खास कंडीशन पर हम उनकी रेजिस्टेंस निकालते हैं, और वो रेजिस्टिविटी हो जाती है। ओके, तो रेजिस्टिविटी एक खास कंडीशन पर निकाला गया रेजिस्टेंस है, ऐसे भी समझ सकते हैं। आप जिस भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, रेजिस्टिविटी फंडामेंटल है, वो चेंज नहीं होती,
उसका एक यूनिट क्यूब बनाइए, हर साइड उसकी यूनिट, मतलब 1 मीटर, ये वाला भी अगर 1 को हम यूनिट मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, अगर ये साइड आपने 1 मीटर रखी है तो एरिया भी 1 मीटर हो गया। तो यहाँ पर लेंथ भी 1 मीटर है, एरिया भी 1 मीटर है। इस खास कंडीशन पर ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसी खास कंडीशन पर, वही क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी। तो हम इसकी 2 डेफिनेशन यहाँ से और यहाँ से लिख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? तो हम ऐसा लिख सकते हैं पहले, इट इज़ न्यूमेरिकली equal to the resistance. It is nothing, numerically equal to the resistance of conductor. Resistivity is nothing but is numerically equal to the resistance of a conductor of length 1 मीटर या of unit length, ये लिख लीजिए, of unit length and unit cross sectional area, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये खास कंडीशन पर रेजिस्टिविटी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमने एक खास कंडीशन के लिए बनाई है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस offered by a unit cube. Resistivity is nothing, it is the resistance, it is the resistance। पापा देखिए मैं इसको रेजिस्टेंस से जोड़ रहा हूँ, ये है ही रेजिस्टेंस, लेकिन एक खास कंडीशन में निकाला, वरना तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, आप कैसे मेजर कर पाएंगे, है ना। इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट क्यूब मेड अप ऑफ दैट मटेरियल। ओके, अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर लो रेजिस्टिविटी होगी तो वो कंडक्टर होगा, हाई रेजिस्टिविटी होगी तो इंसुलेटर होगा। ओके, नोट कीजिए, नोट कीजिए। गुड। एक बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है, हमने एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए? बट ऑब्वियस रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है कि हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी का क्या होगा? तो आप बोलेंगे नो चेंज। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, एक खास कंडीशन पर निकाला गया रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टिविटी पता करनी है तो वो कंडीशन ले आइए, क्या कि लेंथ भी 1 मीटर और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, तो उस पर तो वही रेजिस्टेंस बार बार आएगा, वही रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस। यहाँ लिख लेते हैं, रेजिस्टिविटी does not change with length and area of cross section of conductor। ओके, ये इनसे चेंज नहीं होती। फिर किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। वन इज ऑब्वियसली नेचर ऑफ मटेरियल, आपने मटेरियल बदला, उस मटेरियल का अलग रेजिस्टेंस है, यूनिट लेंथ पर और यूनिट एरिया पर अलग रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी बदल गई। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर के साथ में इसका रिलेशन है, टेम्परेचर चेंज होने पर ये चेंज हो सकती है। तभी ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट तो बोला था, लेकिन याद रखिए रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बोलने पहले हमने कहा था टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। ओके, ये 2 टर्म्स आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड to thrice of its length। ओके, न्यूमेरिकल कर रहे हैं।
इन्हीं बेस पे। अब वायर को हमने स्ट्रेच कर कर उसकी लेंथ का थ्राइस कर दिया, स्ट्रेच करा है। थोड़ा दोनों में फ़र्क एक और बताता हूँ आपको। कई बार आपसे बोलेगा कि हमने एक वायर ले लिया और उसका कुछ रेजिस्टेंस है और अगली बार हमने उसका 3 टाइम्स लंबा वायर ले लिया, 3 टाइम्स। तो जब आपने 3 टाइम्स लिया तो आपने सिर्फ लेंथ को बढ़ाया है, लेकिन जब आपने स्ट्रेच करा है तो आपने खींच के लंबा किया है, मतलब वायर पतली भी हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। अ वायर इज स्ट्रेच टू थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। स्ट्रेच वर्ड का थोड़ा ध्यान रखिए, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं। एक तो ओरिजिनल केस मान लेते हैं, ये ओरिजिनल केस है, वायर की लेंथ है L, एरिया है एरिया है A, रेजिस्टेंस है R। अभी हमने इसको थ्राइस कर दिया, लगभग 3 टाइम्स खींच के कर दिया। ऐसा करने पर ये वायर पतली भी हो जाएगी, है ना, है तो वही कंडक्टर। तो अभी लेंथ तो वी आर श्योर 3L है, एरिया एक बार चेक कर लेते हैं क्या वो A/3 हुआ है, और रेजिस्टेंस भी, ठीक है ना। हम इसको फंडामेंटली निकाल लेते हैं। चलिए, एक क्वांटिटी है जो आप चेंज करेंगे तो वो कॉमन रहने वाली है, वो है वॉल्यूम। यहाँ जो वॉल्यूम है वो हमेशा वॉल्यूम। देखिए, हो सकता है यहाँ पर आप सोच लें, एनालिसिस कर लें कि एरिया 1/3 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बढ़ा दूँ, यहाँ बोलूँ इसकी लेंथ को मैंने 22% बढ़ा दिया, फिर कैसे सोचेंगे। तो इसलिए आप फंडामेंटल सीख लीजिए कि हमेशा वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है दोनों केसेस में। पुराने केस का वॉल्यूम है A/A, न्यू केस का है A'/L', न्यू एरिया इंटू न्यू लेंथ। इसमें से A/L वी आर श्योर वही है, A' में हमें श्योर नहीं है, और न्यू लेंथ कितनी हो गई 3L। तो यहाँ से अगर ये L कैंसिल कर दें तो अब हमारे पास A' आ रहा है A/3। अब हम कंफर्म हो गए, अगर यही परसेंटेज का होगा तो भी ये मेथड हमेशा काम करेगा, ठीक है। न्यू एरिया चेंज हो गया। अब आते हैं केस 1, जब कोई चेंजेस नहीं थे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल केस। तो न्यू केस का रेजिस्टेंस या ओरिजिनल केस का रेजिस्टेंस था ρ/L/A। केस 2 में आपने कुछ चेंजेस किए तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, न्यू रेजिस्टेंस हो गया ρ तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, लेंथ L 3L, और न्यू एरिया A/3 को आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें से ρ/L/A अगर आप अलग करेंगे तो 3 × 3 9 अलग हो गया। ρ/L/A तो पुराना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो न्यू रेजिस्टेंस इज 9R। न्यू रेजिस्टेंस इज 9R। रेजिस्टेंस 9 टाइम्स बढ़ गया है, नहीं दिख रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 2 को। केस 2 में जब हम न्यू रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो न्यू रेजिस्टेंस इज ρ, रेजिस्टिविटी सेम रहती है, न्यू लेंथ 3L, न्यू एरिया इज A' दैट इज A/3। पुराने वाले से हमने रिलेट कर लिया कि पुरानी लेंथ क्या और पुराना एरिया क्या है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ρ, L और A को अगर आप अलग करेंगे तो ये पुराना रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9 एक फैक्टर और आ गया, मीन्स न्यू रेजिस्टेंस 9 टाइम हो गया। अगर पुराना रेजिस्टेंस R था तो न्यू रेजिस्टेंस 9 टाइम R हो जाएगा। ओके, अभी इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस बोलते हैं, फाइंड इट्स परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज यहाँ देखते हैं, अगर हमसे बोल रहा है परसेंटेज चेंज कितने परसेंट चेंज हो गया, तो परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100%। किसी भी चीज़ का परसेंटेज यही तो होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। चेंज कितना हुआ है, अभी केयरफुल, ये तो न्यू हुआ है 9R, पुराना कितना था 1R, तो चेंज कितना हुआ 8R अपॉन R इंटू 100%, ये कैंसिल, 800% रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। दिस इज, और देखिए ज़रा चेक कीजिए, आपने वायर की लेंथ को बढ़ा दी, लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और साथ साथ वायर को पतला कर दिया, एरिया कम करने से भी बढ़ता है, रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा, करंट को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करेगा। अगर पीछे से पोटेंशियल आकर इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे, करंट फ्लो कराओगे, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होकर हीट एनर्जी में बन जाएगी। तो हम ऐसे रजिस्टर को हीटिंग डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नोट कीजिए, रजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है।
कभी कभी इसमें डाटा बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं 3 मार्क्स का, वो भी देख लेते हैं। सपोज़ आपको बता देगा क्वेश्चन में कि एक वायर है और उसका लेंथ है से हमने ले लिया 1.5 मीटर और उसका रेडियस है 3 mm, ठीक है। और आपको बोल देगा कि उसका आप रेजिस्टिविटी निकालिए। अगर हम उस वायर से 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कीजिए। एक कंडक्टर है जिसका हमें लेंथ गिवन है, रेडियस 3 mm है और रेजिस्टेंस हम 10 ओम का चाहते हैं। रेजिस्टेंस कैसे चाह सकते हैं, आप लंबाई बढ़ा दीजिए, पर ये तो फिक्स्ड है वैल्यू, ये भी फिक्स कर ले, ये भी फिक्स कर ले, ये भी फिक्स कर लिया, ये रेजिस्टेंस चाहते हैं, ठीक है ना। तो या तो आप वो मटेरियल पता कर लीजिए, रेजिस्टिविटी आपकी हेल्प करेगी, या कई बार आपको रेजिस्टिविटी फिक्स कर देता है, रेजिस्टेंस चाहता है। चलिए क्या है, तो स्ट्रेट फॉर्मूला हो गया। वी नो R इज इक्वल टू रो L बाय ए एंड रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। रेजिस्टेंस SI यूनिट में, बिल्कुल ठीक है। लेंथ भी SI यूनिट में है 1.5 मीटर। थोड़ा सा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम, ये एरिया कर रहा है, एरिया नहीं है रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास ये रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो एरिया निकल सकते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन पहले उससे एक स्टेप कीजिए, रेडियस को SI यूनिट में ले जाइए मीटर में। तो उसका स्टेप देख लीजिए, 3 mm, mm को चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे सेंटीमीटर, एक 100 से और करेंगे तो मीटर, ये मीटर में आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज इन मीटर। आप इसको अच्छा रहेगा अगर आप 10 की पावर में लिख लें। सो रेडियस विल बिकम 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब हमारा अच्छा हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू वी नो पाई आर स्क्वायर, पाई इज 3.14 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 होल स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू उठाकर आप यहाँ डालिए, यू विल गेट रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया, आप वायर को खींच रहे हैं, वायर को डबल कर रहे हैं, तो उस तरह से पूछ सकता है, बाकी ये सिंपल है। ओके, तो ये वो रेजिस्टेंस है। एक छोटी सी बात और आपको बताता हूँ, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है। तो क्या ऐसा होता है टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करे? क्या ऐसा भी होता है? आंसर हाँ, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो ना कर दें? अगर हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो क्या होगा? अगर हम रेजिस्टेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो करंट फ्लो करेगा बिना किसी रुकावट के, या करंट का फ्लो हाई हो जाएगा, या वो कंडक्टर एक स्टेट में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। क्या फ़ायदा? अगर हम रेजिस्टेंस को बहुत लो कर देंगे तो करंट बहुत फुली पास होगा, कुछ भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, सुपर कंडक्टिविटी स्टेट आ जाएगी। सुपर कंडक्टिविटी में हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का वेस्टेज कम हो जाएगा। अभी हम घरों में जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन है, ट्यूब है, लाइट है, AC है, कुछ भी आप यूज़ करें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सब के सब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर ऑफर करते हैं और आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाती है, होती ही है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अंदर है ही, रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर बना पाए तो आंसर है, अगर हम सुपर कंडक्टर बना पाएँ या सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर पाएँ जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, बिना कोलिजन के मूव करते हैं, तो ऐसा करने पर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत बच पाएगी, वेस्ट से बच पाएगी। लेकिन अभी रूम टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन, बट रूम टेम्परेचर पर हम किसी मटेरियल को एज अ सुपर कंडक्टर अभी नहीं इन्वेंट कर पाए हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हम सुपर कंडक्टर्स बना पाएँ। ऐसा करने पर हमारी बहुत एनर्जी बच जाएगी, खासतौर पे वहाँ जहाँ पर हम करंट को पास करना चाहते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस चाहिए। तो देखो क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस अच्छा है या बुरा है, तो बिल्कुल ये इस तरह से जैसे फ्रिक्शन के बारे में पूछता है, फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है, तो फ्रिक्शन दोनों ही है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो रेजिस्टेंस अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसलिए है कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट करता है, लेकिन अच्छा इस तरह से है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में हम हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल लगाकर काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी बना सकते हैं, तो ऐसा अच्छा भी है। तो रेजिस्टेंस अगर हम ज़ीरो कर पाएँ तो कुछ